Hello guys, greetings to all of you. Today we are going to start chapter 2 of history, socialism in Europe and the Russian Revolution. हम जो है यहाँ पे वो उन इवेंट्स के बारे में बातचीत करेंगे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में अकर होते हैं यूरोप के अंदर। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद में किस तरीके से यूरोप के अंदर जो है एक सोशलिज्म समाजवाद जो है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेट्स इंडिविजुअल राइट्स इस तरीके की बातें जो हैं स्प्रेड आउट होती है। अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वहाँ पे अलग अलग रेवोल्यूशंस होते हैं, तो उन्हीं सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए सोशलिज्म वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है। तो सोशलिज्म जो है इसका सिंपल सा अर्थ है कि कोई भी चीज़ जो है उस पर अगर जो रिसोर्सेज हैं किसी भी कंट्री की रिसोर्सेज है तो उन रिसोर्सेज पे उस कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन है सभी का इक्वल राइट होना सोशलिज्म कहलाता है। यानी समाजवाद, यानी जो भी रिसोर्स या सामान अवेलेबल है किसी कंट्री के अंदर तो उस सामान पे देश के सभी लोगों का अधिकार होना सोशलिज्म कहलाता है। जैसे अगर आज हम देखें तो हमारे जो यहाँ पे आप देखते हैं सामान कोई जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सभी का समान अधिकार है, वो किसी का पर्सनल इक्विपमेंट नहीं है, सभी का समान अधिकार है। तो इसको कहा जाता है सोशलिज्म। जब किसी भी रिसोर्स पर जो है समाज के सभी लोगों का बराबर हक हो उसको कहा जाता है सोशलिज्म। तो हम यूरोप के अंदर सोशलिज्म की बात करेंगे और समाजवाद की बात करेंगे और हम बात करेंगे रशियन रेवोल्यूशन की। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे द एज ऑफ सोशल चेंज, यानी वो पीरियड जब समाज जो है या फिर जो सोशल जो है लाइफ उसके अंदर चेंजेस आ रहे थे। तो इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में किस तरीके से जो है यूरोप के अंदर फ्रीडम और इक्वलिटी के आइडियाज सर्कुलेट होते हैं हमने देखा। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसने पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ओपन अप की, जिसमें कि सोसाइटी जो है उसको दोबारा से स्ट्रक्चर किया जा सके एक ड्रामेटिक चेंज के रूप में। हमने ये पढ़ा है कि 18th सेंचुरी जो है उससे पहले यूरोप जो है वहाँ पे सोसाइटी ब्रॉडली स्टेट और ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड थी। 3 स्टेट या 3 ऑर्डर्स हमने देखे थे, नोबेलिटी, क्लर्जी और थर्ड स्टेट या थर्ड ऑर्डर। तो एरिस्टोक्रेसी और चर्च जो है वो पूरी तरीके से इकोनॉमिक और सोशल पावर को कंट्रोल करते थे 18th सेंचुरी से पहले। लेकिन जैसे ही रेवोल्यूशन हुआ ये सारी चीज़ें जो है चेंजेस होने लगी, इसके अंदर पॉसिबल दिखने लगी कई सारे चेंजेस। कई सारे जो पार्ट हैं वर्ल्ड के अंदर इंक्लूडिंग यूरोप और एशिया, नए जो आइडियाज़ थे इंडिविजुअल राइट्स के वो डिस्कस किए जाने लगे। इंडिया के अंदर भी अगर हम देखें तो राजा राम मोहन राय और देराजियो जो हैं उन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशन के सिग्निफिकेंस के बारे में बातचीत की, कई सारे डिबेट्स हुए और जो आइडियाज़ थे पोस्ट रिवोल्यूशनरी वो यूरोप के अंदर डिबेट किए जाने लगे। द डेवलपमेंट जो है कॉलोनीज़ के अंदर उन्होंने इन सोशल चेंज को जो है रिशेप किया। नॉट एवरी वन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। देखिए फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद में इंडिविजुअल राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स, कई सारी चीज़ें जो है चली, लेकिन हर कोई जो है एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहता था सोसाइटी में। रेस्पॉन्सेज जो हैं वो वेरिड थे। कुछ जो है उन्होंने सम दोज हु एक्सेप्टेड द सम चेंज वॉज नेसेसरी बट विश फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट। कुछ लोगों ने माना कि चेंज जो है वो नेसेसरी चीज़ है लेकिन नहीं ग्रेजुअली होना चाहिए, यानी धीरे धीरे शिफ्ट होना चाहिए। कुछ जो है वो पूरी तरीके से जो है रिस्ट्रक्चर करना चाहते थे सोसाइटी को रेडिकली यानी स्पीड से। सम वर कंजर्वेटिव अदर वर लिबरल्स और रेडिकल्स। कुछ जो है वो कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव यानी पुरानी सोच से रिलेटेड थे, और कुछ जो है रेडिकल्स या लिबरल्स थे यानी नई जो विचारधारा है उससे संबंधित। व्हाट डज दीज टर्म्स रियली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम, व्हाट सेपरेटेड दीज स्ट्रेंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक देम टुगेदर। ये जो वर्ड्स हैं जैसे कंजर्वेटिव, लिबरल्स, रेडिकल्स, ये जो है हर एक कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे यूज़ किए गए। इनके बारे में जो है हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला फिर हम लोग देखिए सब टॉपिक है हमारा लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। जो वर्ड हमने पढ़े हैं लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, इन वर्ड्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटीज वर द लिबरल्स। तो एक ग्रुप जो सोसाइटी को चेंज करने की तरफ दिखता है वो है लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। देखिए लिबरल किस तरीके का जो है नेशन चाहते हैं, देश चाहते हैं, तो ऐसा देश चाहते हैं जिसके अंदर सभी जो रिलीजन्स है यानी क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, इस तरीके से जो सारे रिलीजन्स हैं उनको टॉलरेट किया जाए। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर।
हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो 19th सेंचुरी की बात करें, क्योंकि हम 18th सेंचुरी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका है, उसके फॉलोइंग ईयर्स की बात हो रही है, यानी 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग। तो इस वक्त जो यूरोपियन स्टेट्स थे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ब्रिटेन जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को जो है फेवर करता था, ऑस्ट्रिया और स्पेन जो है वो कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे, यानी उनका जो है एक फिक्स रिलीजन हुआ करता था। तो लिबरल्स जो है वो ऐसा जो है देश चाहते थे जहाँ पे सारे रिलीजन्स को टॉलरेट किया जाए, यानी किसी एक ही रिलीजन को ज़्यादा फेवर नहीं किया जाए। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। जो लिबरल्स हैं उन्होंने जो अनकंट्रोल्ड पावर था डायनेस्टिक रूलर्स का, डायनेस्टिक यानी जो छोटे छोटे राजाओं का जो राज्य था जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं था, उसके भी खिलाफ थे लिबरल्स। दे वांटेड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। वो जो है इंडिविजुअल के यानी हर एक व्यक्ति के जो राइट्स हैं उसको सेफ करना चाहते थे गवर्नमेंट के खिलाफ। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जो लिबरल्स हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए आर्ग्यू किया कि एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो बननी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव यानी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनाव के द्वारा चुना जाए, ऐसी सरकार बननी चाहिए, सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय ए वेल ट्रेन जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। और एक वेल ट्रेंड जुडिशरी होनी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, लेकिन ये लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे। देखिए यहाँ पे लिबरल्स और डेमोक्रेट्स में भी थोड़ा सा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। कैसे? क्योंकि जो डेमोक्रेट्स हैं वो क्या चीज़ में बिलीव करते हैं और लिबरल्स जो है वो किन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, वहाँ पे हमारे को पता चल जाएगा कि लिबरल्स और डेमोक्रेट्स किस तरीके से अलग हैं। तो लिबरल्स डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि एवरी पर्सन जो कि है उसको वोटिंग का राइट है। जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, तो वो है 18 और 18 अबो, यानी 18 या 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको जब वोटिंग का राइट मिलता है इंडिया में तो उसको कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो जो डेमोक्रेट हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है उसके बिलीवर थे, उसके अंदर बिलीव करते थे, लेकिन लिबरल्स उसमें बिलीव नहीं करते थे। They felt men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. तो देखिए लिबरल्स क्या चीज़ मानते थे कि एक तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास में प्रॉपर्टी हो उसको वोटिंग का राइट, और दूसरों महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिबरल्स और डेमोक्रेट्स में क्या डिफरेंस है। इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल्स, देखिए लिबरल्स के अंदर हमने देखा कि लिबरल्स जो हैं एक ऐसा नेशन चाहते थे जो सभी रिलीजन्स को टॉलरेट करे, लेकिन साथ ही साथ में उनमें और डेमोक्रेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस हमने देखा कि जो लिबरल्स हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं चाहते थे, राइट टू वुमेन नहीं चाहते थे, और साथ ही साथ में ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको भी वोटिंग का अधिकार देना नहीं चाहते थे। अब हम अगर दूसरी तरफ बात करें रेडिकल्स की, तो रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। तो रेडिकल्स जो है एक ऐसा देश चाहते थे जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी जो है कंट्री की पॉपुलेशन उसके ऊपर बेस हो। मैनी सपोर्टेड वुमेन सफरेज मूवमेंट। कई सारे जो रेडिकल्स हैं उन्होंने वुमेन का जो सफरेज मूवमेंट था, यानी जो वोटिंग राइट के लिए जो आंदोलन किया जा रहा था महिलाओं के द्वारा, सफरेज आंदोलन, उसको सपोर्ट किया। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। लिबरल्स के मुकाबले जो रेडिकल्स हैं उन्होंने जो प्रिविलेजेस मिलते थे ग्रेट लैंड ओनर्स को और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को, उसका जो है अपोज किया। They were not against the existence of private property but dislike concentration of property in the hands of a few. देखिए रेडिकल्स जो हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोशलिज्म वाली चीज़ देखने को मिलेगी कि रेडिकल जो लोग थे, रेडिकल्स जो थे, ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन ये किस चीज़ के खिलाफ थे कि जब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ एक ही लोगों के पास में हो, सारा कंट्रोल उन्हीं के पास में हो, या कंसंट्रेशन जो है प्रॉपर्टी का वो कुछ ही लोगों के हाथ में हो, उसके वो लोग खिलाफ थे। कैसे? देखिए इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर पढ़े हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग 100% पॉपुलेशन में से 90% जो पॉपुलेशन है उसके पास में सिर्फ और सिर्फ 10% पैसा है देश की जीडीपी का। दूसरी तरफ जो 10% पॉपुलेशन है उसके पास में 90% पैसा है। इसको कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो वो इसके खिलाफ थे रेडिकल्स। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव्स की। कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव जो है वो रेडिकल और लिबरल दोनों के अपोज थे। After the French Revolution, however, even conservatives had opened their mind to need for change. लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो कंजर्वेटिव्स हैं इन्होंने भी अपना माइंड जो है ओपन अप किया नए चेंजेस के लिए।
अर्लियर इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। 18th सेंचुरी में जो है आइडिया जो है था चेंज का, उसको अपोज ही करते थे कंजर्वेटिव्स। बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम change was inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process। देखिए 9th सेंचुरी में उन्होंने ये तो माना कि चेंज जो है वो इनएविटेबल, यानी इसको आप बदल नहीं सकते, प्रकृति का नियम है चेंज तो। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो पास्ट है उसकी एक तो रेस्पेक्ट होनी चाहिए, और दूसरा जो चेंज है वो स्लो प्रोसेस के रूप में आना चाहिए, यानी ग्रेजुअली चेंज होनी चाहिए चीज़ें, ना कि एकदम से। तो ये थे हमारे कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स। Such differing ideas about social change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution। अब अगर हम देखें तो तीनों के जो सोशल और पॉलिटिकल आइडियाज़ है वो काफ़ी अलग अलग हैं। हम बात करें लिबरल्स की तो वो जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और वुमेन को जो राइट टू वोट था उसके खिलाफ थे। दूसरी तरफ रेडिकल्स जो हैं वुमेन को वोट देने के पक्ष में थे, और कंजर्वेटिव्स जो हैं वो चाहते थे कि चेंज तो आए लेकिन वो धीरे धीरे होना चाहिए। The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies। जो अलग अलग इवेंट्स और अटेम्प्ट्स हुए हैं रेवोल्यूशन और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के 19th सेंचुरी में, उन्होंने इन पॉलिटिकल टेंडेंसीज को अपनी लिमिट और पोटेंशियल जो है डिफाइन करने के लिए काफ़ी मदद की। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज।